अब आता है कुछ स्पेसिफिक सर्किट डायग्राम वाला क्वेश्चन, ठीक है। तो ये देखो, ये गेट का क्वेश्चन है, ठीक है, ये वाला, ठीक है। इसमें करना क्या है कि आर का वैल्यू निकालना है, ठीक है। अब इसमें क्या है, क्वेश्चन कुछ इस तरह से फ्रेम किया गया है, इसका वर्डिंग को समझना होता है, ठीक है। लॉजिक क्या है जो यहाँ पे देखते हैं। अब देखो, ये सर्किट डायग्राम है, इसमें एक वोल्टेज सोर्स है, ये करंट निकल रहा है, ये एक आर एल आर सी, ठीक है। ये इंडक्टर कैपेसिटर और ये दोनों सेम रजिस्टर है, ठीक है। तो अब देखने से ना तो ये आर एल पैरेलल आर एल सी है, ना तो सीरीज आर एल सी है, ठीक है। तो क्वालिटी फैक्टर या फिर रेजोनेंस वाला जो भी हम लोग पढ़े हैं ओमेगा नॉट वाला, वो सब फ्रीक्वेंसी, वो सब फॉर्मूला यहाँ पे अप्लाई होगा ही नहीं, ठीक है। इसमें करना क्या है, रेजोनेंस फाइंड करना है, मतलब ओमेगा नॉट फाइंड करना है और आर का वैल्यू फाइंड करना है, ठीक है। एल और सी तुमको क्वेश्चन में गिवन है, ठीक है। जैसे देख लो यहाँ पे एल और सी का वैल्यू दिया हुआ है, ठीक है। तो इस स्टाइल के नेटवर्क को कैसे सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो इसमें जो है, कोई भी रैंडम नेटवर्क हो, सॉल्विंग करने का तरीका एक ही होता है, ठीक है। रेजोनेंस निकालने, दैट इज़ रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी ओमेगा नॉट निकालने का तरीका एक ही होता है, दैट इज़ इसका इम्पीडेंस निकालो और इम्पीडेंस में इमेजनरी को जीरो पुट करो, ठीक है, मतलब जीरो से इक्वेट करो, ठीक है। वही हमें दे देगा, ठीक है, ओमेगा नॉट। अब आता है इम्पीडेंस और एडमिटेंस। तो देखो, पैरेलल सर्किट जब भी होगा तो एडमिटेंस निकालते हैं, क्यों? क्योंकि कैलकुलेशन में ईजी होता है, ठीक है। तो इसमें देखो, ओवरऑल पैरेलल है और ये दोनों सीरीज़ है, ठीक है। तो इसमें क्या करेंगे, एडमिटेंस निकालेंगे, ठीक है। तो देखो, एडमिटेंस निकाल दिए। एडमिटेंस पैरेलल में ऐड होता है, तो एडमिटेंस ऑफ दिस प्लस एडमिटेंस ऑफ दिस, ठीक है। अब ये देखो क्या है, ये तुम्हारा सीरीज़ में है, तो सीरीज़ में क्या ईजी होता है, इम्पीडेंस, तो तुरंत इधर इम्पीडेंस कर लिए, 1 अपॉन इम्पीडेंस डिवाइड बाई 1 अपॉन एडमिटेंस, का मतलब यही होता है 1 अपॉन इम्पीडेंस, ठीक है। अब ये चीज़ आ गया, ठीक है। अब यहाँ पे ध्यान दो, न्यूमरेटर में 1 है, डिनोमिनेटर में जे का पार्ट है, ठीक है। डिनोमिनेटर में अगर इमेजनरी टर्म रहा तो बात नहीं बनेगा, तो इसको सबसे पहले क्या करेंगे, ऐड नहीं करना है, रेशनलाइज कर दो इंडिविजुअल को, ठीक है। दोनों को रेशनलाइज कर दिए, तो टारगेट क्या था, डिनोमिनेटर से इमेजनरी टर्म को हटाना, जो कि हट गया, ठीक है। अब हट गया तो सिंपल ऐड सब्सट्रैक्ट करो, मतलब छोटा करने का कोशिश करो इक्वेशन को, सॉरी छोटा नहीं करना है तुमको, क्या करना है, यहाँ से रियल इमेजनरी को सेपरेट करना है। तो देखो, सेपरेट कर दी, ये रियल पार्ट हो गया, ये इमेजनरी पार्ट हो गया। अब कंडीशन ऑफ रेजोनेंस क्या कहता है कि इमेजनरी को जीरो से इक्वेट करना है। देखो, इम्पीडेंस निकालो या एडमिटेंस, इमेजनरी को जीरो हमेशा इक्वेट करना होगा, क्यों? क्योंकि इमेजनरी जो है ये एसी पार्ट को दर्शाता है, ठीक ना। और रेजोनेंस के कंडीशन में सारा का सारा इम्पीडेंस सिर्फ और सिर्फ रेजिस्टेंस के कारण होता है, एसी पैरामीटर के कारण नहीं। एसी मतलब क्या, एल और सी एसी बिहेवियर शो करता है, ठीक है। और एसी बिहेवियर, ठीक है, एल और सी एसी बिहेवियर शो करता है, और रेजोनेंस का ये डेफिनेशन है कि एसी बिहेवियर एक दूसरे को ही कैंसिल आउट करके ख़त्म कर देता है, ठीक है। और एसी बिहेवियर जो दिखाता है एल और सी, वो किधर आता है, इमेजनरी में लिखा रहता है, ठीक ना। तो इम्पीडेंस या एडमिटेंस फ़र्क नहीं पड़ता, इमेजनरी टर्म को हम लोग जीरो से इक्वेट करते हैं, वही रेजोनेंस का कंडीशन होता है, ठीक है। तो यहाँ पे इमेजनरी को जीरो से इक्वेट कर दो, ठीक है। ये करते करते सॉल्व करते जाओ करते जाओ करते जाओ, लास्ट में ये फॉर्मूला मिलेगा, ठीक है। अब ये जो चीज़ है, इसमें देखो a इंटू बी इज इक्वल टू ज़ीरो, इसका मतलब क्या है, a इज इक्वल टू ज़ीरो, बी इज इक्वल टू ज़ीरो, दो रूट निकलेगा, ठीक है। अब ये दोनों रूट में पहला को लेके आगे बढ़ते हैं, फिर दूसरा को भी लेंगे। पहला क्या है, आर स्क्वायर माइनस इज इक्वल टू ज़ीरो, तो आर स्क्वायर का वैल्यू क्या आ जाएगा, एल सी, ठीक है। देखो, आर स्क्वायर का वैल्यू एल सी आ गया, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ, आर क्या था, रजिस्टर जो हमें फाइंड आउट करना था, तो उसका वैल्यू तो हमें मिल गया, दैट इज इक्वल टू आर क्या हो जाएगा, रूट अंडर एल अपॉन सी, ठीक है। अब सेकेंड रूट, ठीक है, फर्स्ट रूट में जब हमने इक्वेट किया, आर स्क्वायर का वैल्यू क्या हो गया, एल अपॉन सी, ठीक है। अब फर्स्ट रूट क्या है हमारे, ये आर स्क्वायर की जगह पे क्या डाल देंगे, एल बाई सी, और वैल्यू देखेंगे तो क्या आ गया, ज़ीरो, ठीक है, ज़ीरो। तो अब सेकंड रूट में हम लोग जाएंगे, मतलब पहला रूट से हमें आंसर मिला नहीं, सेकंड रूट में जाएंगे, 1 अपॉन ओमेगा नॉट स्क्वायर एल सी इज इक्वल टू ज़ीरो, ओमेगा नॉट इज़ नॉट इक्वल टू 1 बाई रूट अंडर एल सी। और ये इसका मतलब क्या हुआ कि ओमेगा नॉट 1 अपॉन रूट एल सी, मतलब रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी का ये वैल्यू नहीं है। कहने का मतलब ये हमें ये चीज़ बता रहा है कि रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी एनी वैल्यू ऑफ फ्रीक्वेंसी पे एग्जिस्ट करेगा इस नेटवर्क में, समझे ना। कहने का मतलब अगर आर का वैल्यू तुम्हें फाइंड आउट करना है, एल और सी दिया हुआ है, तो एल और सी के एल बाई सी
देखो रूट अंडर एल बाई सी का जो वैल्यू आएगा उस वैल्यू का अगर रजिस्टर हम सर्किट में लगाते हैं तो सप्लाई से जो भी फ्रीक्वेंसी निकलेगा हर एक फ्रीक्वेंसी रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी होगा, ठीक ना। तो ये वर्ड याद रख लो, एनी वैल्यू, ठीक है। अब बात आता है पहला वाला रूट का। पहला वाला रूट में अगर मान लो क्वेश्चन में ये कंडीशन दिया हुआ है, ठीक ना, ये क्वेश्चन का कंडीशन है, ठीक है। क्वेश्चन में ये कंडीशन दिया हुआ है तो ये चीज़ तो होगा नहीं, तो हमें इधर लेना होगा। तो इससे क्या आएगा, रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला 1/√LC, ठीक है। अब एक और चीज़ इसमें क्या करते हैं, दैट इज़ ये चीज़ देखो। अब ω0 इज इक्वल टू 1/√LC, ये क्या है, रूट है तुम्हारा, ये रूट है। इस रूट को क्या करो, रियल पार्ट में डाल दो, ठीक है। तो रियल पार्ट में डालेंगे तो देखो क्या मिला, रियल का वैल्यू मिला, ठीक है। ये क्या बता रहा है, दिस इज द वैल्यू ऑफ मैक्सिमम इम्पीडेंस ऑफ द सर्किट, ठीक है। तो मान लो क्वेश्चन में तुमको पूछा, ठीक है, इस क्वेश्चन में पूछा कि यहाँ पे सब वैल्यू दिया हुआ है और पूछा कि इस सर्किट का मैक्सिमम इम्पीडेंस क्या होगा, तो मैक्सिमम इम्पीडेंस तुम्हारा रियल वाला पार्ट से निकलेगा, ठीक है। देखो रियल क्या बताता है, रियल तुम्हारा एक्टिव पावर को ही बताता है, मतलब यही जो रेजिस्टेंस है जो कि टोटल ट्रू पावर कंज्यूम कर रहा है सोर्स से, ठीक है। Z रियल इज इक्वल टू R डायनेमिक रेजिस्टेंस, ठीक है। यहाँ पे एक चीज़ L/C क्या है, ये रजिस्टर ही है, ठीक ना। ये रूट अंडर L/C इसका यूनिट ओम होता है, ये रेजिस्टेंस को ही बताता है, ठीक है। उसके बाद देखो क्वेश्चन 15 में यही चीज़ अप्लाई किया गया। रूट अंडर L/C ये एक डायनेमिक रजिस्टर होता है, ठीक है, ओम ही होता है। कहने का मतलब R को हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, कांस्टेंट रेजिस्टेंस सर्किट। देखो क्वेश्चन में ना कीवर्ड देख के तुमको पकड़ना होगा कि ये रेजोनेंस का क्वेश्चन है, ठीक है। कांस्टेंट रेजिस्टेंस सर्किट कहने का मतलब क्या हुआ कि रेजोनेंस कंडीशन पे इम्पीडेंस तो एक दूसरे को कैंसिल करके जीरो हो जाता है, तो बचता क्या है, सिर्फ और सिर्फ रेजिस्टेंस। और रेजिस्टेंस तो चेंज करेगा नहीं, L/C का वैल्यू विद रिस्पेक्ट टू टाइम चेंज करता है, लेकिन रेजिस्टेंस तो फिक्स रहेगा ना, इसीलिए कहता है कांस्टेंट रेजिस्टेंस सर्किट। इसका मतलब पावर फैक्टर यूनिटी है, ठीक ना। सर्किट तुम्हारा रेजोनेंस का है, क्योंकि देखो रेजोनेंस का जो क्वेश्चन होता है उसमें कहीं लिखा नहीं रहेगा कि ये रेजोनेंस पे है, गेट में वैसे क्वेश्चन आता है। अब ये देखो ये दूसरा कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है, इसमें क्या है, L का वैल्यू गिवन है, C का वैल्यू गिवन है और दो अलग अलग रजिस्टर है जो कि इस फॉर्मेट में है, ठीक है। और तब तुमको इसका वैल्यू फाइंड आउट करना है या फिर रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो इसमें क्या करना है, सेम वही चीज़ हर सर्किट में हम लोग कंडीशन ऑफ रेजोनेंस ही डालेंगे, दैट इज इमेजिनरी पार्ट को जीरो से इक्वेट करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे भी पैरेलल था तो एडमिटेंस ले लिए, ये सीरीज़ में था तो एडमिटेंस को इम्पीडेंस में कन्वर्ट कर लिए, ठीक है। इसको रेशनलाइज करेंगे, रेशनलाइज करने के बाद रियल इमेजिनरी अलग किया जाता है, ठीक है। उसके बाद इमेजिनरी इज इक्वल टू 0 कर दो, थोड़ा लेंदी होगा और करते करते फाइनली इसमें ज़्यादा कुछ नहीं, बस मैनिपुलेशन ही किया गया, इधर से उधर उधर से इधर, बस फाइनल फॉर्मूला ये हो गया। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, समझे, किसी भी तरह का नेटवर्क में ये अप्लाई हो जाएगा, ठीक है। ये रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला है, ठीक है। चाहे ये सर्किट हो, ये सर्किट हो, ये कैसा भी हो, कैसा भी कॉन्फ़िगरेशन हो, सब में ये फॉर्मूला अप्लाई होगा, ठीक है। 1/√LC फिर ऐसे, ठीक है। अब इसी में हम लोग क्या करते हैं, मॉडिफिकेशन करते हैं, दैट इज़ यहाँ पे क्या था, इंडक्टर का मतलब एक रेजिस्टेंस था जो कि इंडक्टर के सीरीज़ में था, एक कैपेसिटर के सीरीज़ में। अब इसमें पहला मॉडिफिकेशन क्या किया कि दोनों सेम रजिस्टर रख लिए, ठीक है। तो ये तो अभी जस्ट पढ़े, इसके पहले में ये वाला आया था, ठीक है। दूसरा केस हाँ, रजिस्टर को ही हटा दिए तो सर्किट कुछ ऐसा बन गया। तो देखो ये जो है ये पैरेलल LC सर्किट है, तो पैरेलल LC सर्किट है तो पैरेलल RLC का जो फॉर्मूला पढ़े थे वो यहाँ पे वैलिड होगा, ठीक है। तो इसमें भी कुछ नहीं है, ठीक है। ये जो ω0 इज इक्वल टू 1/√LC है, ये एक ऐसा फॉर्मूला है जो कि सभी में अप्लाई हो जाता है, मतलब ये बेसिकली कॉमन फॉर्मूला है, ठीक ना। फिर इसका तीसरा कॉन्फ़िगरेशन क्या आता है कि कैपेसिटर के साथ जो रजिस्टर था उसको 0 कर दो और इंडक्टर वाला रहने दो, ठीक है। तो इससे क्या होगा कि RC इज इक्वल टू 0, RC इज इक्वल टू 0 यहाँ पुट कर दो, फॉर्मूला मिल जाएगा, ठीक ना। वही चीज़ की है, RC इज इक्वल टू 0 पुट कर दिए, फॉर्मूला ये आ गया। कहने का मतलब
इस सर्किट का रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी क्या होगा। देखो ये सब तुमको दिया हुआ है, RLC दिया हुआ है, तो इस सर्किट का रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी क्या होगा तुम्हारा, इस फॉर्मूला से निकल जाएगा। ठीक है, उसके बाद अगला अच्छा इसमें एक और चीज़ देखो, ये जो चीज़ है इसका तुम इस तरह से डेरिवेशन भी कर सकते हो। करना क्या है, सिंपल, इसका तुमको इम्पीडेंस निकालना है और इमेजनरी को जीरो से इक्वेट करना है। ठीक है, पैरेलल में है तो एडमिटेंस निकाल दिए, फिर ये सीरीज़ में है तो इम्पीडेंस, फिर उसको क्या किए, ये कर दिए, क्या बोलते हैं, रेशनलाइज, और फिर इमेजनरी को जीरो। ठीक है, इमेजनरी को जीरो पुट कर दिया, और यहाँ पे देखो बीच में एक चीज़ आता है, सॉल्व करते करते हमें कैपेसिटेंस का वैल्यू मिल जाता है। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ कि अगर तुमको रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी दिया हुआ है तो इस सर्किट में, और कैपेसिटेंस का वैल्यू निकालने पूछा है कि रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी पे कैपेसिटेंस का वैल्यू क्या होगा, तो ये फॉर्मूला से निकल जाएगा। ठीक है, जैसे इसमें एक क्वेश्चन है, देखो इसमें रियल पार्ट करोगे तो ये भी तुमको डायनेमिक इम्पीडेंस मिल जाएगा। ठीक है, अब चौथा केस इंपॉर्टेंट है, इसमें क्या किया, इंडक्टर के साथ जो रजिस्टर था उसी को जीरो कर दिया, तो सर्किट कुछ ऐसा बन गया। तो इसमें भी कुछ नहीं, सिंपल डेरिवेशन है, डेरिवेशन कर दो या फिर डायरेक्ट ये वाला फॉर्मूला यूज कर दो। इसमें क्या होगा, RL जीरो हो जाएगा, तो फॉर्मूला ये बनेगा। ठीक है, रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी का वैल्यू इस फॉर्मूले से निकलेगा। सारा क्वेश्चन वही, सब क्वेश्चन में फॉर्मूला अप्लाई करना 2 सेकेंड में बन जाएगा। इसमें एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, दैट इज़ क्वेश्चन 18, गेट का क्वेश्चन है। इसमें क्या हिंट दिया गया है, दैट इज़ द करंट IS इज़ इन फेज विथ VS। ठीक है, और तुमको क्या करना है, सप्लाई करंट का वैल्यू फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो इसमें हिंट को समझो, करंट IS इज इन फेज विथ VS, तो इसका मतलब क्या हुआ, यूनिटी पावर फैक्टर। यूनिटी पावर फैक्टर, यूनिटी पावर फैक्टर कब आता है रेजोनेंस के वाले कंडीशन में, तो यूनिटी पावर फैक्टर सिर्फ और सिर्फ रेजोनेंस कंडीशन पे आता है। ठीक है, दूसरी बात, रेजोनेंस पे इम्पीडेंस जो है सिर्फ और सिर्फ रेजिस्टेंस के कारण होता है। ठीक है, तीसरी बात, सिर्फ और सिर्फ रेजिस्टेंस के कारण होता है, तो रेजिस्टेंस कहाँ पे हम लोग बताते हैं, तो रेजिस्टेंस देखो y इज इक्वल टू कॉम्प्लेक्स इक्वेशन वाला जो है, इसमें रेजिस्टेंस वाला पार्ट रियल पार्ट होता है, क्या कि ये जो इमेजनरी है ये तो AC एनर्जी को शो कर रहा है, AC सर्किट का जो AC एलिमेंट होता है उसका एनर्जी को ये शो करता है। ठीक है, रियल पार्ट क्या शो करता है, रेजिस्टेंस का वैल्यू। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में तुमको ओमेगा नहीं निकालना है, तो इमेजनरी को जीरो से इक्वेट करके कोई फ़ायदा नहीं, क्योंकि इमेजनरी को जीरो इक्वेट करते हैं तो हमें ओमेगा मिलता है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में तुम्हें क्या करना होगा, रियल वाला जो है ये चीज़ यूज़ करना होगा करंट निकालने के लिए। ठीक है, तो I इज इक्वल टू V/Z होता है, तो Z में क्या करेंगे, सिर्फ और सिर्फ रियल पार्ट यूज़ करेंगे। ठीक है, तो हमें तुरंत मिल जाएगा। ये एक फॉर्मूला होता है वोल्टेज ऑफ कॉइल, देख लो।